तो विद्यार्थियों आगे देखिए, मृदुला गर्ग जी की कहानी है दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम। देखिए, दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं शहर के नाम। कोई भी व्यक्ति यदि मृदुभाषी होगा, मृदुला गर्ग से आप लोग दिमाग में इमेजिन करिए कि कोई भी व्यक्ति जो मृदुभाषी होगा वो उसे दुनिया का कायदा पता होगा। यानी जिस व्यक्ति को दुनिया का कायदा पता है वही मृदुभाषी होगा, क्योंकि यदि कड़वा बोल देगा तो समझ लीजिए दुनिया का कायदा उसको पता नहीं है, क्योंकि दुनिया में उसको गलत माना जाएगा और वह किसी का विद्रोह नहीं करेगा। तो इस प्रकार मृदुला गर्ग जी की रचना दुनिया का कायदा और उसका विद्रोह, दो रचनाएं हुई। आगे देखिए, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम। यदि वह व्यक्ति कड़वा बोलने लगे तो उससे सब लोग जलने लगेंगे और शहर में उसका नाम बदनाम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिए कि मृदुला गर्ग का दुनिया का कायदा, उसका विद्रोह, डेफोडिल जल रहे हैं और शहर के नाम, ये चार इनकी कहानी रचनाएं हैं। किनकी? मृदुला गर्ग की। अब देखिए, मंजुल भगत की रचनाओं को देखिए तो सफ़ेद कौवा, मृत्यु की ओर, गुलमोहर के गुच्छे, ये रचनाएं हैं, तीन रचनाएं मंजुल भगत का। यदि एक सफ़ेद कौवा, यानी कि मंजुल नाम का एक भगत रहता है, उसको वह हमेशा अपने आप को मृत्यु की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक, जिस प्रकार से एक कौवा यदि सफ़ेद बन जाए, यानी कि कोई काला हृदय का व्यक्ति अपने आप को अच्छा भक्त सा दिखाने लगे तो उसको मृत्यु दिखाई देगी, उसके मृत्यु और करीब होते जाएंगे। तो इसी प्रकार मंजुल भगत जो होता है वह वास्तविक भगत नहीं होता है, इसलिए उसको मृत्यु दिखाई देती, क्योंकि वह सफ़ेद कौवा होता है, अर्थात बनावटी भगत होता है, क्योंकि वह हमेशा गुलमोहर के गुच्छे की कल्पना किया करता है, मतलब अपने सुख चैन के विषय में वह ज़्यादा सोचता है, इसलिए वह मंजुल भगत बनकर लोगों को ठगता है। इस प्रकार से सफ़ेद कौवा, मृत्यु की ओर, गुलमोहर के गुच्छे मंजुल भगत की रचना है, इनकी कहानी रचना है मंजुल भगत की। इसके बाद मणिका मोहिनी की देखिए, हम बुरे नहीं थे। कोई व्यक्ति यदि बुरा नहीं होगा तो सबके मन को मोह लेगा। तो इस प्रकार मणिका मोहिनी की रचना हम बुरे नहीं थे है। मार्कंडेय, हंसा जाए अकेला। आप लोग इमेजिन करते हुए चलिए कि आप लोग मार्कंडेय महादेव के नज़दीक आपका घर है, आप लोगों का घर है या आपका अपना घर है, तो आप लोग मार्कंडेय महादेव जी के मंदिर में हंसते हुए अकेले ही चल देंगे, क्योंकि भाई दूर रहेगा आदमी तो दूर से जाता है, थक जाता है, लेकिन जिसके घर के नज़दीक ही मार्कंडेय महादेव जी का घर है वह हंसते हुए अकेले ही चल देगा। अतः मार्कंडेय जी की रचना है हंसा जाई अकेला। आगे देखिए, राजी सेठ। राजी सेठ का तीसरी हथेली। यदि व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो दोनों हाथ से आशीर्वाद देता है, और यदि वह ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाए तो अपनी तीसरी हथेली से भी आशीर्वाद देने की कोशिश करेगा। इस प्रकार आप लोग जान जाइए कि राजी सेठ, तीसरी हथेली यानी धन दौलत, दो हाथों से तो आशीर्वाद देगा, तीसरे हाथों से वो धन दौलत भी देगा। तो इस प्रकार राजी सेठ, यदि वह सेठ है अर्थात धनी है और राजी भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रसन्न भी हो जाएगा, तो अपनी तीसरी हथेली से भी दूसरों को आशीर्वाद देगा। ठीक, तो राजी सेठ का तीसरी हथेली। आगे देखिए, ज्ञान रंजन। संबंध शेष होते हुए, जिसके पास ज्ञान रहेगा वह लोगों से संबंध कम रखेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा संबंध रखेगा उतना ही, यदि आजकल के ज़माने में जिससे ज़्यादा संबंध रखो, ज़्यादा मतलब रखो, ज़्यादा उसके करीब रहो, तो वह केवल फ़ायदा उठाने का प्रयत्न करता है। अतः जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होगा वह संबंध ज़्यादा नहीं रखेगा, वह एक लिमिटेशन रखेगा और वह हमेशा व्यवहारिकता शेष रखेगा, अर्थात यह नहीं कि सब कुछ बता दिया उससे, और बहुत सारी अपने विषय में बहुत सारी बातें अपने ही पास शेष रखेगा, वह दूसरों को नहीं बताएगा। तो ज्ञान रंजन का संबंध और शेष होते हुए दो कहानी रचना है। इसके बाद देखिए, ओम गोस्वामी, दर्द की मछली।
दर्द की मछली नाम की कहानी रचना ओम गोस्वामी का है। कोई व्यक्ति गोस्वामी है, ओम गोस्वामी समझ लीजिए कोई भक्त है, वह मछली के दर्द को भी महसूस करेगा, ओम गोस्वामी। आगे देखिए महेंद्र भल्ला, एक पति के नोट्स और 3-4 दिन। महेंद्र नाम का कोई एक लेखक होता है, कोई एक लेखक है, खुद लेखक। तो महेंद्र भल्ला जी कहते हैं कि पुराने ज़माने में पतियों को नोट्स यानी पत्र लिखने के लिए लिखने पर पहुंचने में 3-4 दिन का समय लग जाता था, क्योंकि सबको पता है कि पुराने ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं हुआ रहता था, होता था पुराने ज़माने में। तो लोग पत्र वगैरह पत्र व्यवहार रखते थे, 3-4 दिन तो लग ही जाता था, चाहे नज़दीक भी हो तो भी। तो पति के लिए यदि नोट्स लिखा जाता था तो 3-4 दिन का टाइम लगता था। इसलिए आप लोग याद कर लीजिए कि महेंद्र भल्ला की रचना एक पति के नोट्स और 3-4 दिन नाम की है। रचना के कहानी है, कहानी के विषय में यहाँ पर बात हो रही है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। गिरिराज किशोर का है पेपर वेट, यह देह किसकी है? बलदरोजी। ठीक है, गिरिराज एक किशोर व्यक्ति है, वह कहता है कि पेपर के ऊपर यदि वेट न रखा जाए तो पेपर गिर जाएंगे। मान लीजिए कई सारे पेपर छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर पेपर वेट जिसको कागज दाब कहते हैं वह यदि नहीं रखा जाए तो यदि तेज पंखा वगैरह चलेगा तो पेपर गिर जाएगा। तो इस प्रकार गिरिराज किशोर का पेपर वेट है। यह देह किसकी है? बलदरोजी। ठीक है, तो किशोर व्यक्ति जो है अपने देह को यानी अपने शरीर के सौंदर्य पर ज़्यादा नाच करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह देह किसकी यानी शरीर किसी की नहीं होती, एक न एक दिन वह छूट जाती है। तो पेपर वेट यह देह किसकी है? बलदरोजी। यह रचना गिरिराज किशोर जी की है। आगे देखिए उदय प्रकाश। उदय यदि सूर्योदय हो जाता है उसके बाद सूर्योदय से धूप जो है यानी सूर्य का प्रकाश यानी धूप बहुत तेज हो जाता है। तो जब धूप तेज होगा तो क्या करेगी? पीली छतरी वाली लड़की, कोई भी लड़की है वो पीली छतरी या तो लेकर चलेगी, पीली छतरी वाली लड़की, पहले इसका नाम सुन लीजिए आप लोग। पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, पाल गोमरा का स्कूटर, तिरिछ दरियाई घोड़ा। ठीक, यदि सूर्य का प्रकाश तेज होगा तो या तो व्यक्ति स्कूटर से जाएगा या फिर पीला छतरी लगा के जाएगा। ठीक, उसके बाद वहाँ पर कोई दरियाई घोड़ा आ जाएगा तो उसको तिरछी आंखों से देखेगा, अर्थात वह अच्छे से कोई चीज़ अगल बगल की चीज़ें अच्छे से नहीं देखेगा, वह तिरछी आंखों से देखकर ही आगे बहुत जल्दी से निकल जाएगा। क्योंकि धूप है भाई, धूप में उसको ज़्यादा टाइम नहीं बिताना है क्योंकि धूप तेज लगेगी। तो यदि कोई तिरछी आंखों से देखेगा तो तिरिछ। पाल गोमरा का स्कूटर, तो पाल गोमरा का स्कूटर हो गया उदय प्रकाश की कहानी रचना। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की कहानी रचना। और दत्तात्रेय का दुख। ठीक, दत्तात्रेय को यदि पीली छतरी न मिले या स्कूटर न मिले तो उनको उदय के प्रकाश में यानी सूर्य के प्रकाश में दुख प्राप्त होगा। ठीक, तो दत्तात्रेय जी क्या करते हैं कि जब धूप तेज होता है यानी उदय प्रकाश होता है ज़्यादा तो या तो स्कूटर से जाते हैं या फिर पीली छतरी लगा के जाते हैं, और रास्ते में चाहे दरियाई घोड़ा जैसा अनोखा चीज़ भी उनको दिखे तो भी वह तिरछी आंखों से देखते हुए तेजी से अपनी गति को आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नमिता सिंह। नमिता सिंह की रचना है राजा का चौक, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, नील गाय की आंखें। राजा विनम्र नहीं होता, वह कड़े स्वभाव का नहीं होगा तो लोगों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो एक जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, एक निकम्मा लड़का होता है जो जंगल गाथा यानी जंगल के विषय में एक कहानी सुनाता है राजा के चौक के बारे में। जंगल निकम्मा लड़का एक कहानी सुनाता है जिसमें राजा का चौक होता है, जंगल की गाथा होती है और नमिता सिंह नाम का वो उस कहानी का पात्र होता है। ठीक, और नील गाय की आंखें। निकम्मा लड़का ने जो जंगल की गाथा सुनाई यानी जो कहानी सुनाई उसमें एक राजा का चौक, एक नील गाय की आंखें और एक नमिता का सिंह, ये इतने सारे वहाँ उसमें कथानक ऐड होते हैं। ठीक है, उस कहानी में। अब आगे देखिए दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह का है धर्म क्षेत्र कुरुकुरु। लोग कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र कर्म का क्षेत्र होता है। ठीक है, धर्म का मैदान कर्म का मैदान होता है या फिर कर्म का मैदान धर्म का मैदान होता है, जैसे भी आप लोग इसको मानकर चलिए।
तो जो भी कर्म का मैदान होता है उसी को धर्म का मैदान कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा उसके साथ न्याय होगा, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दूधनाथ सिंह की रचना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, बदला हुआ कोड, पराजय का क्षण और क्षितिज के पार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं वे दयालु होते हैं। वे अपने पराजय के क्षण को याद करते हैं और बदले हुए कोड, यानी देखते हैं कि जब पराजय हो जाती है तो किस प्रकार व्यक्तियों का, अपनों का स्वभाव भी जो है बदल जाता है। क्षितिज के पार, क्षितिज के पार के विषय में, क्षितिज के पार का आप लोग अलग से ट्रिक बना लीजिए। क्षितिज के कितने आर पार गए इसका जो है सर्वे किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो व्यक्ति गिन नहीं सकता कि कितनी बार क्षितिज के आर पार कोई वैसी शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आ जा रही है तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, या फिर जिसका ट्रिक यदि आप लोगों को कठिन लगता है तो आप लोग सीधे सीधे भी याद कर लीजिए, लेकिन सीधे सीधे 1-2 रचनाएं ही याद हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा रचनाएं याद करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस प्रकार देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में दयालु व्यक्ति अपने पराजय के क्षण को याद करता है और सोचता है किस प्रकार पराजय हो जाने पर अपने लोगों के भी स्वभाव बदले हुए हो जाते हैं। और क्षितिज के आर पार जब पराजय होती है तो समझ लीजिए क्षितिज का आर पार दिखाई देता है, यानी व्यक्ति को अपनी मौत दिखाई देती है। ऐसे भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मैं एक ही ट्रिक में कई सारी ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को, जिस प्रकार से इमेजिन करके, जिस प्रकार से आप लोगों को सरल महसूस हो या जल्दी याद हो, उस प्रकार से उस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए मालती जोशी, मालती जोशी की रचना है रहीमन धागा प्रेम का। देखिए रहीमन धागा प्रेम का ये जो है रहीम दास जी की एक पंक्ति है उनकी लिखी हुई कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसी की अगली पंक्ति को इन्होंने लिया है रहीमन धागा प्रेम का मालती जोशी ने, और इसी पर इन्होंने कहानी रचना रची है कि यदि प्रेम की धागा को एक बार तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ने से पहले की तरह नहीं जुड़ता है, जुड़ेगा तो गांठ बन जाएगा। जिस प्रकार किसी धागे को यदि आप लोग तोड़ दो तो वैसे पहले की तरह नहीं टूट पाता है, और जब भी उसको जोड़ा जाता है तो गांठ पड़े ही रह जाते हैं। तो इसी पर इन्होंने कहानी रचना लिखी है। वैसे हमने इस कहानी को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इसी प्रकार का इनके कहानी में कुछ जो है कुछ बातें हो रहीमन धागा प्रेम का। देखिए बहुत सारी कहानी रचनाएं हैं, तो सब लोग पढ़ नहीं सकते। यदि पढ़ना जरूरी हो तो फिर गूगल पर सर्च करके पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए ममता कालिया, ममता कालिया की रचना है बोलने वाली औरत। देखिए जो है इसमें से कुछ कहानीकार तो आप लोगों के जाने सुने हुए लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन कुछ कहानीकार ऐसे हैं जिनके नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। लेकिन यदि आप लोग पीजीटी में या नेट में यदि डीप हिंदी से, यदि हिंदी से आप लोग पेपर दे रहे हैं तो हिंदी थोड़ी डीप में पूछेगी, तब इन लोगों के नाम भी आएंगे और इन लोगों की कहानी रचनाएं, उपन्यास रचनाएं, जो भी रचनाएं हैं वो सभी पूछे जाएंगे। और देखिए हमारे साहित्य में बहुत सारी बातें भरी पड़ी हैं। सब कुछ पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी रचनाओं, उनके रचनाकारों के नाम याद होना जरूरी है। आप लोग जान रहे हैं कि सुपर टेट में जो पूछेगा रचनाओं और रचनाकारों के नाम से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी भाषा से भी 10 नंबर का क्वेश्चन, और हिंदी व्याकरण पर 20 नंबर का क्वेश्चन, और अपठित गद्यांश पर भी 20 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। आगे देखिए आप लोग, मैंने कितना मालती जोशी, ममता कालिया, शीतांशु भारद्वाज, पराया सुख। पराया सुख कोई सुख नहीं होता है। यदि पराया सुख मिले तो समझ लीजिए व्यक्ति की आत्मा शीत हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, उसके अंदर वो गर्मी नहीं रहती। तो पराया सुख कोई सुख नहीं होता है, था दूसरे के द्वारा दिया गया सुख नहीं होता और ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो पराया सुख की आशा रखने वाले व्यक्ति की आत्मा ठंडी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग शीतांशु भारद्वाज की रचना पराया सुख आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए अमरेंद्र मिश्र, रात भर छत पर। कोई व्यक्ति अमर है वही रात भर छत पर रह सकता है, नहीं तो यदि साधारण व्यक्ति रात भर छत में रहे तो बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। आगे देखिए अब्दुल बिस्मिल्लाह रैन बसेरा, अखिलेश का मुक्ति। देखिए एक एक है जो उसको आप लोग याद कर लीजिए।
बटरोही का हिडिंबा के गांव में, राजेंद्र उपाध्याय का एस्ट्रे, शिव प्रसाद सिंह का अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे। और देखिए उषा प्रियंवदा की रचना है कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा, शून्य तथा अन्य रचनाएं। देखिए मैं सबके ट्रिक तो बना सकती हूँ, पहले से मैं ट्रिक को बना के नहीं रखी रहती हूँ, यहीं पर ट्रिक बनाती हूँ और सबके ट्रिक बना सकती हूँ, लेकिन ट्रिक बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो। मिथिलेश्वर का है चल खुसरो घर आपने, भोर होने से पहले। हिमांशु का है छाया मत छूना मन। ये रचनाएं हैं। देखिए मिथिलेश्वर का चल खुसरो घर आपने, भोर होने से पहले, और हिमांशु जोशी का है छाया मत छूना मन। तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।